Hello dear student, I am Rajni Chania. I am your Hindi teacher. The name of the book is Sahit Sagar, Publications Evergreen, which is divided into two parts. Part 1 संक्षिप्त कहानियाँ, Part 2 पद्य भाग. Today we are starting with Part 1 Lesson 1. इसके जो राइटर हैं वो हैं सुदर्शन. सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था. इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1995 में हुआ था. इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया. मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया. इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था. सुधारवादी मतलब कि ये समझते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको हमें दूर करना चाहिए और व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए. न कि हमें उन परिस्थितियों से भागना चाहिए बल्कि हमें उसको सुधारना चाहिए. तो इस प्रकार का उनका सोचना था या इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण था. इनकी पहली कहानी जो थी वो थी हार का जीत, जो सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई. इनकी और अन्य विधाएं जो हिंदी की थी उसमें जो कहानियाँ थीं सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनगत इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास. सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है. सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी. यानी इन्होंने गद्य भी लिखे और पद्य भी लिखे. इनकी जो भाषा थी वो सहज मतलब आसानी से समझ में आने वाली. इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं किया. स्वाभाविक यानी इनकी भाषाओं में, इनकी जो कहानी है, इनकी रचनाओं में बनावटीपन नहीं दिखाई देता. इनकी जब हम रचनाएं या कहानियाँ पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा है, ऐसा होता है, स्वाभाविक है, बनावटीपन नहीं है या बनावटीपन भाषा का प्रयोग नहीं किया है. प्रभावी है. जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही प्रभावी यानी कि हमारे मन मस्तिष्क पर, पाठक वर्ग के मन मस्तिष्क पर छाने वाली, प्रभाव उत्पन्न करने वाली तथा मुहावरेदार यानी समय समय पर इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है. जहाँ पर आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया है. सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी. इन्होंने गद्य भी लिखे और पद्य भी लिखे. इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे. इनकी लिखी हुई जो कहानी है वो है बात अठन्नी की. बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक शीर्षक है. जब कहानी का प्रतीकात्मक शीर्षक कहलाता है यानी जब कहानी का शीर्षक किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करता है यानी इंगित करता है तब उसे शीर्षक को प्रतीकात्मक कहते हैं. और ये कहानी का जो शीर्षक है वो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, रिश्वतखोरी को दिखा रहा है और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहा है. साथ में गरीबों का शोषण, उन पर होने वाले अत्याचारों को भी दिखा रहा है. इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो प्रतीकात्मक है. कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रसीला. कहानी कुछ इस प्रकार है. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था. 10 रुपये वेतन था. गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे. उन सबका भार उसी के कंधों पर था. वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता. मात्र 10 रुपये उसे मिलते थे और उस 10 रुपये में उसको अपने पूरे परिवार का खर्च पूरे परिवार को चलाना पड़ता था और उस 10 रुपये से उसके पूरे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था. उसने अपने मालिक इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की पर वह हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा. वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ
अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। यानी कि उसको लगता कि अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाऊँ, मुझे काम तो हर जगह मिल जाएगा, हो सकता है मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल जाए, पर जितना आदर मुझे मेरे मालिक देते हैं उतना आदर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री यानी मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, यानी जो रमजान के मालिक थे वो फलों के बहुत ही शौकीन थे, और वो जब भी फल खाते थे तो कुछ फल रमजान को देते थे और रमजान रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा और उसका कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा, हट मानी जिद देखी तो उसकी आंखें भर आई। आंखें भराना भी मुहावरा होता है। आंखें भराना यानी कि जब हम किसी को बहुत देखते हैं कि वो हमें बहुत प्यार से हमसे बातें कर रहा है, तो उसको देखकर हमें एकदम से हमारी आंखें भर आनी, आंसू आ जाना आँखों में। बोला भावुक होकर आँखों में आंसू आ जाना। वो बोला घर से खत आया है। खत यानी पत्र आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमजान ने उससे कहा कि मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब होता है एडवांस, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है तो जो तनख्वाह उसे महीना ख़त्म होने के बाद दी जाती है, वही तनख्वाह उस महीने के शुरुआत में अगर उसको दे दी जाए तो वो पेशगी कहलाती है। तो रसीला कहता है कि मैंने मालिक से मांगा था, लेकिन वो कहते हैं कि एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना एक मुहावरा है, ठंडी सांस भरी यानी कि बहुत दुखी हो जाना। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की है, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण यानी कर्ज, यानी रमजान ने जो पैसे उसको दिए थे उसने उसको वापस कर दिए। मात्र 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने यानी 98 रह गई थी। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे थे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता था, क्योंकि रसीला एक ईमानदार व्यक्ति था और उसे पता था कि उसने रमजान उससे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन उसे मन ही मन ये लगता था कि मैं कितने जल्दी जो हूँ रमजान का कर्ज चुका दूँ, क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों के कर्ज को एक बोझ समझता है और जल्द से जल्द से चुकाने का प्रयास करता है। तो यही चीज़ रसीला के साथ भी थी। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति दूसरा जो वहाँ बैठा था वो कहता है हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। यानी वो व्यक्ति जो है, जो जगत सिंह से काम कराने आया था, वो 500 रुपये देकर अपना काम करा देना चाहता है, और जो वह व्यक्ति है और जो जगत सिंह है वो और अधिक पैसे की मांग करते हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यानी कि वो कहता है कि जो मेरे मालिक हैं वो तो उनसे, तुम्हारे मालिक से भी अधिक भ्रष्टाचारी, यानी उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम देना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रमजान के जाने के बाद रसीला सोचता रहा मेरे हाथ में सैकड़ों रुपये निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। और कहते हैं कि ना, इंसान जब बहुत परेशान होता है तो उसके मन में बेईमानी आ जाती है, और यही रसीला के साथ भी हुआ, क्योंकि रसीला के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था तो उसके मन में भी बेईमानी आ जाती है।
इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटा के समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो वो चौंक गए, क्योंकि वो मिठाई के शौकीन थे और अक्सर मिठाई मंगाते रहते थे। तो जब वो मिठाई, जहाँ पर उसने 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी, वो 4.5 रुपए की मिठाई लाकर देता है, तो वो चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये मिठाई 5 रुपए की है? हजूर 5 की ही है। लेकिन जब वह जवाब रसीला देता है तो रसीला का रंग उड़ जाता है। रसीला का रंग उड़ जाना है यानी कि चेहरे का रंग उड़ जाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। इतने में रसीला को लगा कि अब तो मेरी बात खुल जाएगी, तो वो बोला, हजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी ही ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। और इतना कह के अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, फिर माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसना एक मुहावरा है, यानी बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, बहुत अधिक गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते यानी कि जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है उसे के ऊपर प्यार से समझाने बुझाने का कोई भी असर नहीं पड़ता। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब रसीला के बच्चे बीमार थे, तो जब उसने अपने मालिक से पैसे मांगे थे तो इंजीनियर बाबू ने पैसे देने से मना कर दिया था। और आज वही मालिक, वही इंजीनियर बाबू जो है, उसको सज़ा दिलवाने के लिए 5 रुपये खर्च कर देता है। और अगर यही इंजीनियर बाबू रसीला को उस समय जब उसको ज़रूरत थी, जब पैसे दे देता, तो रसीला आज जो है अठन्नी की हेरा फेरी नहीं करता। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, यानी इस प्रकार कि ये मेरे मालिक जो है, मैं इनका काम नहीं करना चाहता, इसलिए ये मुझे हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मैंने अठन्नी की हेरा फेरी नहीं की है। इस प्रकार कह के वो उस अपराध से, इस सज़ा से बच सकता था। परंतु मैंने आपको पहले ही बताया कि रसीला एक ईमानदार व्यक्ति था और वह अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक और अपराध कर सके, तो वह एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। उसको पता चल गया था कि अपराध से कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। हाथ जोड़ के बोला, हजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय आदमी, ये जो वाक्य है वो एक व्यंग्यात्मक वाक्य है। व्यंग्यात्मक वाक्य होता है जब हम किसी के लिए एक तीखी टिप्पणी करते हैं, यानी कि वह व्यक्ति वैसा नहीं होता है जब उसकी असलियत उसको बताना चाहते हैं। यानी कि शेख साहब न्यायप्रिय मतलब भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे। इस तरह से वो व्यंग कर रहा है कि शेख साहब जो थे वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, क्योंकि कहानी के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब रसीला जो है रमजान को अपनी मालिक की बात बताता है, तो रमजान कहता है कि बस इतनी सी बात, मेरे मालिक तो तुम्हारे मालिक के भी गुरु हैं। तो न्यायप्रिय एक तरह से उन्होंने शेख साहब पर व्यंग किया है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई और रूमाल से मुँह पोंछा। यह वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपया बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोध आ जाना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठ के दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला को क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 का चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे,
अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इन 2 लाइनों के माध्यम से, रात के समय जब 1500 के चोर, इन 2 लाइनों के माध्यम से लेखक ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है कि किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी कि मात अठन्नी का चोर जो है जेल में 6 महीने की सज़ा काट रहा है और बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो है 500 के जो चोर हैं वो नरम गद्दों पे मीठी नींद ले रहे थे, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी का जो शीर्षक है बात अठन्नी की, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह एक प्रतीकात्मक शीर्षक है, साथ ही वह एक सार्थक शीर्षक भी है, क्योंकि अक्सर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो यह शीर्षक बिल्कुल ही सार्थक है, क्योंकि संपूर्ण कहानी जो है वो अठन्नी के ही चारों तरफ घूमती है। रसीला अठन्नी की चोरी करता है, अठन्नी की वजह से ही उसको सज़ा मिलती है, तो संपूर्ण कहानी अठन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। और इस कहानी का जो उद्देश्य है गरीबों का शोषण दिखाना, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को दिखाना, न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़ा करना, तो लेखक अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुआ है इसका चित्रण करने में। साथ में समाज को जागरूक करना भी लेखक का उद्देश्य था, उसमें भी पूरी तरह से सफल हुआ है। साथ में एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि क्राइजक इंटर कॉलेज की वेबसाइट पे साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका, यानी इस एक वर्क बुक भी है साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका, उसको डाउनलोड कर दिया गया है। उसमें अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग उन प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर जरूर लिखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने ये कहानी आपको कितनी समझ में आई। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर लिखने के बाद आप साहित्य सागर बुक से उसको मिलाइएगा, तो आपको खुद इस स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पे आपने गलती की है, और उसको सुधारने की कोशिश करिएगा।